हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनिया, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10 का मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपका एग्जाम में हर बार पूछा है और बार बार पूछा जाता है। तो सारा क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार पूछते आया है, तो वही सारा क्वेश्चन आपके लिए हम छांट के लेके आए हैं। क्या होता है क्लास 10 में आपको न्यू क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि 2000 मान लीजिए 17 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2019 में पूछा है, वही सब क्वेश्चन घुरा उल्टा के आपका रिपीट करता है। आपको 100% क्वेश्चन में से कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको न्यू देखने को मिलेगा, नहीं तो रिपीटेड क्वेश्चन ही रहता है। तो आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सारा रिपीट क्वेश्चन लाए, जो बार बार आपका एग्जाम में पूछा था, हर बार पूछा था। तो आइए ना हम लोग देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आपका एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है जो आपका काफी आसान टाइप होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो होता है आपका काफी टफ टाइप का होता है। तो दो तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन आपके लिए छांट के लाए हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या बोला। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने में एलसीएम है। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे संख्या दिया गया, इस क्वेश्चन को दिया गया है कि बोल रहा है कि इसको एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालिए और फिर इसको जांच करके बताइए कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर है या फिर नहीं है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो हम लोग को इसको क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग तोड़ लेते हैं। तो इसको हम लोग जैसे तोड़ेंगे ना, तो कितना से लगेगा आपको भाग, तो ये आपका 2 से लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे छोटे अंकों से लगा के देखना। नहीं लगेगा फिर उससे बड़ा, नहीं लगेगा फिर उससे बड़ा, लगेगा तो भाई किसी ना किसी अंक से लगेगा। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा अंक से लगा के देखना। जैसे कि सबसे छोटा क्या है आपका, तो 2 का है, तो 2 से हम लोग लगाएंगे, देखेंगे कटेगा या फिर नहीं कटता है। अगर यहाँ पे कट जाएगा 2 से तो कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 30 आपका कितना बार में आता है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक काटा। जैसे कि यहाँ पे क्या आपका 3 है, तो 2 आपका एक बार में आता, फिर एक इसमें चला गया, यहाँ पे 13 हो गया। अब 13 12 कितना बार में आता है, तो 6 बार में आपका यहाँ पे 12 आता है, यही आता है ना। तो 6 बार में आपका यहाँ पे आपका 12 आता है, एक इसमें चल गया 16 हो गया। अब 16 कितना बार में आता है, तो 8 बार में आपका 16 आता है। फिर ये आपका कितना से कटेगा, 2 से कटेगा 8 बार में, ये आपका 4 बार में। फिर ये 2 से कटेगा, ये 4 बार में, ये आपका 2 बार में। फिर इसको हम लोग 2 से कटाएंगे, ये आपका कटेगा 2 बार में, ये आपका 1 बार में। अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना आता है, 7 आता है। तो ये आपका कितना कटेगा, तो 7 आता है। तो यहाँ पे 7 से कटेगा, फिर यहाँ पे 7 बार में कटेगा, ये आपका 7 से कहानी खत्म। अब फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 54 को भी इसी तरह से कटा लेना है। तो 54 को हम लोग कटाएंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा आपका आसानी से। देखिए जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो 2 बार में आपका 4 आ रहा है, फिर एक जाएगा इसमें, 7 बार में आपका कितना आएगा, 14 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से कटाएंगे, तो यहाँ पे कितना है आपका 27 है, 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 27 तो 2 कम आता नहीं है भाई, लेकिन 3 कम तो आता है ना, 9 तिया 27, यानी कि आपका कितना से 3 से कटेगा। फिर 9 कितना कटेगा, 3 से आपका 3 एक बार में कट जाएगा। हम लोग इसको क्या किए, कटाए। अब इसका क्या बोला, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आपका इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 306 है, यही ना, 336 है। 336 को हम लोग किससे किससे फैक्टर किया, यानी कि तोड़े, तो 2 जितना बार यहाँ पे आपको टूटा रहेगा उतना बार यहाँ पे आपको लिखना था। 1 2 3 बार 2, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 एक बार है, 3 एक बार लिख दिए। यहाँ पे 7 आपका एक बार है, तो 7 एक बार लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 54 का, तो हम लोग 54 को भी रखेंगे। तो 54 बराबर यहाँ पे कितना है आपका, 2 है, फिर 3 से टूटा है, फिर यहाँ पे 3 से टूटा है, फिर यहाँ पे आपका 3 से टूटा है। शायद आपको नीचे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है आपका, 2 है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पे नहीं दिखता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिर पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है आपका, ये भी 3 है, ये आपका 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए कि दोनों में आपको मिल क्या रहा है, ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ पे 336 और 54 में दोनों में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए एक बार 2 आपका मिल रहा है, एक बार इसको मिला दिए,
फिर यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ एक बार आपका 3 मिल रहा है, इसको यहाँ पे मिला दिए, तो जितना आपका यहाँ पे मिल रहा है उसको यहाँ पे मिला दिए, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। जितना यहाँ पे आपका मिल रहा है तो हम लोग एचसीएफ बराबर निकालेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है, इधर तो आपको कोई मिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ एक ही बार 2 है, यहाँ पे 2 दूसरा है ये नहीं है, यहाँ पे 3 है तो ऊपर में 3 आपका है ये नहीं है, तो 2 को मिल गया। अब यहाँ पे 2 को मिला ना तो यही आपका एचसीएफ होगा, 2 गुना 3, क्योंकि एक बार 2 मिला एक बार 3 मिला, दोनों को गुना में लिख देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग एचसीएफ, तो 6 निकल करके आ जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या निकल करके आया, तो 6 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए यहां तक तो आपका कहानी हो गया। अब यहां पर देखिए जितना बचा, इसमें जो मिल के जितना बचा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग एलसीएम बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, तो एक बार आपको 2 मिला है, एक बार आपका 3 मिला है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 2 3 को जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देते, क्योंकि जो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों मिल गया है ना, तो एक ही बार में आपको एक ही को लेना है। जैसे कि यहाँ भी 2 है और नीचे भी 2 है, दोनों को नहीं लेना, एक को लेना है। एक को हम लोग ले लिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 3 एक बार मिला है तो 3 को भी एक बार ले लिए, तो दोनों को गुना करेंगे 6 ही आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 6 आपको हम लिख दे। अब जितना नहीं मिला है सबको यहाँ पे एक बार लिखो, जितना नहीं मिला है सबको लिखो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, 3 बार 2 नहीं मिला है तो 3 बार यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 7 नहीं मिला है, यहाँ पे फिर 7 हम लोग गुने में लिखेंगे। फिर नीचे में देखिए अब कौन कौन नहीं मिला है, यहाँ पे 3 नहीं मिला है, यहाँ भी 3 नहीं मिला, 2 को 3 नहीं मिला, यहाँ पे 2 को 3 रख लेंगे। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, तो हम लोग सबको आपस में गुना करेंगे तो कितना हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसका कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो 30,000 यहाँ पे 24 आएगा, इसका सबको लेंगे तो 30,024 यहाँ आपका निकल करके आ जाएगा। अब क्या करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखना है, तो एचसीएफ और एलसीएम बोला था, तो एचसीएफ हम लोग को 6 निकल करके आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 30,024 निकल करके आ गया। अब शर्त एक यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। बोल रहा है कि इसको जांच करके बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो आपको सबसे पहले संख्या पता है, नहीं पता है, तो सबसे पहला संख्या यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे 336, यही आपका फर्स्ट संख्या है और ये आपका क्या सेकंड है, यानी कि ए बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, 336 दिया गया और बी बराबर यहाँ पे क्या दिया गया, 54 दिया गया है। तो पहला संख्या आपका ये हो गया और दूसरा संख्या आपका क्या हो गया, 54 हो गया। तो फर्स्ट संख्या हम लोग बोल रहा है, तो इसका जांच जैसे करेंगे तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होते हैं। तो आइए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। तो जांच में क्या लिखेंगे, पहला संख्या गुना में आपका यहाँ पे दूसरा संख्या, या फिर हम लोग यहाँ पे ए बी माने हैं तो यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं। इस तरह आप लोग अब बका जाएंगे, ए माने इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बी मान लेते हैं। ए बी बराबर यहाँ पे क्या आ गया, तो एचसीएफ गुने एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ गुने में एलसीएम जो कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। तो ए बी बराबर ए गुने बी बराबर में यहाँ पे क्या एचसीएफ गुने एलसीएम आ गया। तो ए हम लोग को यहाँ पे क्या है 336 या 336 लिख लेते हैं और बी यहाँ पे क्या है 54 है, बराबर कहाँ से दे रहा है भाई, गुना में करेगा ना, तो यहाँ पे 54 है, 54 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और बराबर में एचसीएफ क्या निकल करके आया 6 आया, 6 रख देंगे। एलसीएम क्या निकल करके आया 3024 निकल करके आया, तो 3024 हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, आपस में गुना करेंगे। तो दोनों को गुना करके देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सोचो, तो हम लोग दोनों को गुना करेंगे ना, इस दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 18 आएगा और 144 आएगा। और ये दोनों को भी गुना करेंगे ना तो यहाँ पे आपका 18 आएगा 144 आएगा। आप लोग गुना करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि हमको पता था इतना इतना आएगा, आपको तो पता नहीं है। आप गुना करके देख लीजिए, जितना इसमें सॉल्व करेंगे उतना आपका और माइंड आपका स्ट्रांग होते जाएगा। तो आप गुना करके इसको देख लीजिएगा कितना आएगा, 18 144 यहाँ पे आपका इसका आंसर आएगा। तो यही तो बोला था, दोनों को जांच कीजिए बराबर है या फिर नहीं है। हाँ, दोनों तरफ बराबर है, यही हम लोग के आंसर निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है और क्या है। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या अभी तक आपने नहीं देखे थे क्वेश्चन नंबर 2, तो आइए देख लीजिए ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कितना बार पूछा है कि बता नहीं सकते। हमको लगता है कि हर बार ये क्वेश्चन पूछता है या फिर आपका एगो आता है रूट 2। ये दोनों क्वेश्चन है ना, हर बार रिपीट करता है आपका एग्जामिनर, ये देता ही देता है। हमको लगता है कि इस बार भी आपका एग्जाम में छप रहा है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आप रूटेंडर 5 सॉल्व कीजिए, फिर रूटेंडर
दो को सॉल्व कीजिए, बात एक ही रहेगा। आपको हम यहाँ पे दोनों बता देंगे, एक ही बार में दोनों बताएंगे कि जहां जहां पे रूट अंडर 5 देंगे ना, वहां पर रूट अंडर 2 आपको सिर्फ बैठाना है, बस स्टेप दोनों का सेम रहेगा, दोनों बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। लेकिन जहां पे 5 लिखाएगा वहां पे इसमें 2 लिखाएगा, और क्या कुछ भी नहीं है। तो आइए आपको हम बता देते हैं दोनों तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी सिद्ध करने का बात आता है ना, सिद्ध करने का बात आता है, हमेशा क्या करना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बोला है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उल्टा क्या करेंगे, इसका रूट 5 को हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, तब ये क्वेश्चन हम लोग को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा चलना पड़ता है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है तो आपको हम बता देंगे, और 3 नंबर में पूछता है, 1-2 नंबर नहीं, 3 नंबर में पूछता है, हर साल आता है। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हल लिख लेना है आपको, यहाँ पे हल लिख के यहाँ पे करना है कि माना रूट 5 एक क्या है आपका यहाँ पे, तो परिमेय संख्या, हम लोग परिमेय संख्या इसको मान लेंगे, परिमेय संख्या है। क्या किया हम लोग, इसको परिमेय संख्या मान लिए। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 5 है, रूट 5 रहेगा, इसके बाद आ जाएगा आपका बराबर का इधर p बटे। तो यहाँ पे क्या होता है, तो 5 बराबर क्या होता है, रूट अंडर 5 बराबर p बटे q होता है, जहां क्या होता है p और q क्या होता है आपका अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, तथा यहां q बराबर 0 नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, q बराबर 0 नहीं होता, तथा HCF बराबर क्या निकल करके आता है, तो इसका HCF क्या निकल करके आना चाहिए, तो 1 निकल करके आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि इसका HCF 1 निकल करके आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या है कि रूट 5 बराबर p बटा q है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रूट 5 बराबर में क्या है आपका p बटा q है। तो रूट 5 है, तो इसका भी नीचे तो भूत प्रेत की तरह आपका एक छिपा है जो लिखा नहीं जाता है, तो भूत प्रेत की तरह इसका भी नीचे आपका एक छिपा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि p और 1 को गुना करेंगे तो p आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 5 रहने देंगे यार, q है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5 q। अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्क कर देंगे। यहाँ पे p है तो p का वर्क करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे q है आपका, यहाँ पे क्या आपका रूट अंडर 5 q है ना, तो हम लोग 5 का वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बार आपको हम लिख के यहाँ पे हम दिखा देते हैं, 5 q है, इसका वर्क करना है, यहाँ पे p का वर्क करेंगे, p स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि आपका रूट अंडर 5 q है, तो रूट अंडर यहाँ पे आपका 5 क्या है आपका q है, यही ना है, तो रूट अंडर 5 q है, और इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 2 बार गुना होगा रूट अंडर 5 q और फिर रूट अंडर 5 q, यही ना होगा, 2 बार गुना होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो हम लोग रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 को गुना करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या आएगा, रूट अंडर 25 आएगा, और q को गुना करेंगे तो यहाँ पे q स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे हम लोग पद गुना करते हैं तो घात इसका जुट जाता है, तो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 आ गया यहाँ पे। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, आपका 5 आएगा, और q स्क्वायर है, इसका q स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। इसको आपको हम क्या बताए थे, तो हम समझाने के लिए आपको बताए थे, इसको मिटा देते हैं फिलहाल में। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देखिए कि p स्क्वायर जो है आपका, यहाँ पे p स्क्वायर जो है ये क्या है आपका, यहाँ पे q स्क्वायर से क्या है, विभाजित है, यानी कि क्या है, यहाँ पे 5q स्क्वायर से विभाजित है। कैसे आप बोलेंगे सर कैसे, जैसे कि यहाँ पे p स्क्वायर है तो हम लोग q स्क्वायर इधर रहने देते हैं, और 5 को बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो क्या होगा, आपका बटे में आ जाएगा, यानी कि क्या कर रहा है, 5 p स्क्वायर में भाग दे रहा है, यही ना कर रहा है, भाग दे रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, 5 किससे विभाजित है आपका, तो p स्क्वायर से विभाजित है, यही है, तो 5 p स्क्वायर से विभाजित है, तो इसीलिए क्या होगा, आपका p भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि हम लोग p स्क्वायर को p गुने में p और बटे में 5 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग, यही ना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों को हम लोग फैक्ट कर दिए, तो p भी क्या कर रहा है, 5p भी से 5 क्या कर रहा है, p से भी गुना कर रहा है, और 5p स्क्वायर से भी गुना कर रहा है, दोनों से गुना कर रहा है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा p भी 5 से विभाजित होगा, यही लिख देंगे। तो आइए हम लोग इसको मिटा के
आपको हम लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, इसको वैसे आपके हम समझाने के लिए बताए थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर जो है आपका क्या है, 5 से क्या है, ये आपका विभाजित है, विभाजित है। तो अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो आपका पी भी तो 5 से विभाजित होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए पी भी 5 से क्या है आपका, तो विभाजित है, विभाजित है। यहां तक तो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक संख्या यहाँ पे मानेंगे कि माना संख्या p बराबर 5m हम लोग मान लेते हैं। तो p बराबर 5m मान ले, क्योंकि हम लोग को q भी निकाल के यहाँ पे चेक करना है। तो p बराबर 5m हम लोग यहाँ पे माने, तो यहाँ पे अगर p बराबर हम लोग 5m माने और यहाँ पे हम लोग को क्या आया, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या किए, समीकरण 1 मान लिए। तो भाई साहब अगर माना हम लोग क्या, पी स्क्वायर बराबर p बराबर 5 है, तो यहाँ पे क्या है आपका p स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5q स्क्वायर है, हम लोग p बराबर वहाँ पे 5m माने हैं और यहाँ पे p स्क्वायर है। तो p स्क्वायर के स्थान पे हम लोग 5m स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे लिख दिए, यहाँ पे भाई p स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5q स्क्वायर है और यहाँ पे हम लोग माने क्या, p बराबर 5m है, तो p के स्थान पर यहाँ पे हम लोग 5m लिख दिए और स्क्वायर था तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर कर दिए, और बराबर में यहाँ पे हम लोग को क्या है, तो यहाँ पे बराबर में हम लोग यहाँ पे है क्या, 5q स्क्वायर है, तो 5q स्क्वायर यहाँ पे हम लोग रख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें दोनों में आपको गुना करेगा, 5 क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों में आपको यहाँ पे स्क्वायर है, तो 25 का 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, और m का स्क्वायर क्या होगा, तो m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 5q है तो 5q स्क्वायर आ जाएगा, यही ना आएगा, तो 5q स्क्वायर हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब क्या करेंगे, 5 से देखिए 25 कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। आप बोलेंगे सर कैसे कटेगा, यहाँ पे आपको एक और हम स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, इधर है ये 5 क्या आपका बराबर का उस पट्टी है, बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो भाग में आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या था आपका m स्क्वायर था ना, m स्क्वायर था, m स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ पे q स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 से इसको 25 को कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी कि 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर आ गया। यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या आया, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आया, यही ना आया, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आया। तो इस 5 को हम लोग बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बटे में आ जाएगा। तो क्या करेगा, 5 भी आपको क्या करेगा, q स्क्वायर से विभाजित करेगा, तो 5 अगर q स्क्वायर से विभाजित करेगा तो 5 तो q से भी विभाजित करेगा, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं, जो p वाला मान लेके बताए थे, तो उसमें क्या करेगा, q से भी विभाजित करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से क्या कर रहा है आपका, विभाजित है, विभाजित है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे आपका, तो q भी 5 से विभाजित हो जाएगा, यही ना होगा, q भी 5 से क्या होगा, तो विभाजित हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे q भी 5 से विभाजित होगा, q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी आपका 5 से विभाजित होगा, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो भाई साहब देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या नजर आ रहा है, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी आपका 5 आ जा रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी आपका 5 आ रहा है, यानी कि p स्क्वायर में भी 5 से विभाजित कर रहा है और q स्क्वायर में भी आपको यहाँ पे 5 से विभाजित कर रहा है, यही ना कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया, आपको यहाँ पे हम सॉल्व करके समझाए, तो q स्क्वायर से भी 5 से विभाजित कर रहा है, p स्क्वायर से भी 5 विभाजित कर रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, q स्क्वायर से 1 विभाजित करना चाहिए और p स्क्वायर 1 विभाजित से करना चाहिए, तब तो आपको यहाँ पे SCF बराबर 1 निकल करके आया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या होता है हम लोग को यहाँ पे, तो स्पष्ट होता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्पष्ट होता है। तो हम लोग क्या स्पष्ट होता है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, कि HCF बराबर 5 है, यही ना होता है कि HCF बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि HCF बराबर हम लोग को क्या आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, तो 1 तो आ नहीं रहा है, HCF बराबर हम लोग यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसीलिए जो हम लोग माने, तो हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत हो जाएगा, इसीलिए रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको मिटा के हम
बता देते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम मिटा के आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एससीएफ बराबर 1 आ गया, जबकि हम लोग को यहाँ पे एससीएफ बराबर 5 आ गया, जबकि हम लोग को एससीएफ बराबर 1 आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है, गलत है। चूंकि क्या होगा हम लोग को यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यही ना होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग को आसानी तरीके से सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए ना देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। हम लोग को क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो आइए हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या है कि t² - 15 है। तो t² 15 है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा है और ये सब क्वेश्चन में बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, अकबका जाते हैं कि सर यहाँ पे t² बराबर 15 है, यहाँ पे तो b का मान है ही नहीं है, तो इसको बनेगा कैसे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि x² प्लस में bx प्लस में c, यही ना आता है आपका ये फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आता है। तो भाई साहब अगर द्विघात समीकरण का ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आता है तो यहाँ पे तो t², जैसे कि x² है, यहाँ पे a का मान तो यहाँ पे हम लोग t² है और यहाँ पे क्या है c है, तो c का मान हम लोग को यहाँ पे 15 है। लेकिन जो यहाँ पे bx है, ये bx का मान तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रहता है, यहाँ पे x रहता है या फिर 1x रहता है या फिर 2x रहता है, तब तो यहाँ पे b का मान आता है। क्योंकि यहाँ पे x का मान है नहीं, a का मान है आपका यहाँ पे स्क्वायर वाला और डायरेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, c का मान है, तो b का मान यहाँ पे गायब है। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर नहीं बना पाते इस तरह से क्वेश्चन। अरे एक एग्जामिनर जानबूझ करके यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डालता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो अब आपको कंफ्यूज होने का किस बात है, जहां हम है वहां किस बात का गम है। तो आइए ना देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो यहाँ पे बोला कि bx का मान नहीं दिया है क्वेश्चन, तो जो किताब वाले को करने का मान था कर दिया है, हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे भाई, आपको हिसाब से क्यों चलेंगे। तो आइए ना हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। द्विघात समीकरण का योग क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो ax² प्लस में यहाँ पे bx प्लस में c होता है। तो हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं a के स्थान पे t दिया हुआ है, a के स्थान पे यहाँ पे हम लोग को t² दिया है, लेकिन b के स्थान पे कुछ नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग t² रख लेते हैं और माइनस है माइनस रख देते हैं। b के स्थान पर अगर कुछ नहीं दिया है ना, तो हम लोग को यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, 0x रख लेंगे, अपने मन से रख लेंगे। 0x में रख लिए, यहाँ पे c का मान हम लोग को यहाँ पे 15 है तो 15 रख देते हैं। अब तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x का मान, तो सच तो गया। अब हम लोग को a का मान यहाँ पे क्या निकल करके आए, t के आगे कुछ नहीं है तो a का मान क्या होता है, 1 होता है। हम लोग को यहाँ पे a का मान 1 निकल करके आया है। अब b का मान यहाँ पे क्या निकल करके आया, तो यहाँ पे हम लोग देखिए प्लस करा के थे, यहाँ माइनस का रख दिए भाई, यहाँ पे 0 है, 0 हम लोग माने तो 0 रख दिए। अब यहाँ पे c का मान क्या है, माइनस का आपको 15, यही ना है, माइनस का 15 है, माइनस का 15 यहाँ पे हम लोग रख ले। देखिए इतना अच्छे तरीके से आपको हम बता रहे हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और इस बार भी आने का काफी चांस है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोग सजा दिए। अब यहाँ पे क्या है भाई, अब हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो t² है, यहाँ पे हम लोग t² माइनस में 15 है, माइनस में 15 रख देते हैं। अब क्या करते हैं कि t² है, t² रहने देते हैं, 15 जो माइनस का है ना, तो बराबर का इसको उस पट्टी ले जाते हैं। तो बराबर का इस पट्टी लाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ पे बराबर में आपको क्या करना है, 0 रख लेना है। यहाँ पे बराबर में 0 रखेंगे भाई साहब, तभी तो यहाँ पे बराबर का उस पट्टी करेंगे। ऐसे हम लोग कैसे कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को 0 नहीं दिया गया, इसको यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ भी नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो अपने मन से इसको लिखे, इसका बराबर में हम लोग यहाँ पे 0 रख लेंगे। तो यहाँ पे t² बराबर में 15 था, यहाँ पे t² माइनस में 15 था, और यहाँ पे क्या किया, t² जो था, t² रहने दिए, और यहाँ पे माइनस का जो 15 था बराबर का उस पट्टी ले आए, तो यहाँ पे प्लस का 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपका t² है, तो यहाँ पे t रख देते हैं, स्क्वायर को आपकी बार हटा देते हैं, यहाँ पे प्लस का 15 है ना,
इस पट्टी जैसे हम लोग स्क्वायर हटाएंगे ना, तो इस पट्टी आपका रूट अंडर चढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस का हो जाएगा और एक बार माइनस का हो जाएगा। क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15 आ जाएगा। क्या किया आपको यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे टी स्क्वायर था, यहाँ पे टी रख दिया, बराबर का उस पट्टी भेज दिया ना, तो स्क्वायर को बराबर का उस पट्टी जैसे कि यहाँ पे रूट अंडर चढ़ गया और एक बार प्लस का हो गया और एक बार माइनस का हो गया। यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ आगे क्या बोला है इसका। तो हम लोग को यहाँ पे क्या आया है, टी बराबर क्या है, एक बार प्लस माइनस का रूट अंडर 15 आया। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टी बराबर एक बार प्लस का यहाँ पे 15 और 15 कहाँ भाई, 5 है ना, हाँ 5, हाँ 15 है भाई, यहाँ पे 5 का लिख रहे, 15 यहाँ पे लिख दिए। एक बार हम लोग इसको इस तरह से मान सकते हैं, टी बराबर माइनस का 15। क्या किए, इसी को दो भाग में बांट दिए, एक बार प्लस वाला रख दिए, एक बार माइनस वाला रख दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को हम लोग क्या करते हैं, बीटा मान लेते हैं। आप बोलेंगे सर अल्फा और बीटा आप क्यों माने, तो आइए ना आपको अभी हम यहाँ पे इसका जरूरत होगा और हम समझाएंगे और बता देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग अल्फा मान लिए, को बीटा मान लिए। अब यहाँ तक देखिए स्टेप 1 तो हम लोग यहाँ पे हो गया। अब आगे पढ़िए क्या बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। हम लोग जब भी यहाँ पे जांच करेंगे ना भाई, तो जांच करेंगे, एक बार आपको द्विघात समीकरण का योग पूछेगा और एक बार द्विघात समीकरण का यहाँ पे गुणज रख के बनाना पड़ेगा। तो हम लोग द्विघात समीकरण का योग, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जांच कर लेते हैं। जैसे हम इसका जांच करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या आएगा, द्विघात समीकरण का योग रखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। अब पता चला कि यहाँ अल्फा बीटा में क्यों इसको चेंज किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को योग का जरूरत पड़ेगा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यहाँ मानेंगे नहीं तो फिर कैसे इसका मान बैठा के लिख पाएंगे, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा उसको मान लिए। तो अल्फा यहाँ पे हम लोग को क्या है, अल्फा यहाँ पे देखिए 15 है रूट अंडर का, और बीटा यहाँ पे क्या है, तो बीटा बराबर माइनस का रूट अंडर 15 है, यहाँ पे यही है। और यहाँ पे देखिए माइनस बी है, तो माइनस बी के स्थान पे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बी है ना माइनस का, तो यहाँ पे बी के स्थान पे 0 है, तो यहाँ पे माइनस का 0 आ जाएगा। और ए है, ए के स्थान पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 हम लोग रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 में 15 जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, ये 0 बचेगा। अब इधर भी हम लोग 1 से भाग देंगे 0 में, तो यहाँ भी आपका 0 आएगा, यानी कि दोनों तरफ हम लोग को क्या निकल करके आया, तो 0 0 निकल करके आया। एक तो ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक बार आपका यहाँ पे लिखना होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि द्विघात समीकरण का गुणज यहाँ पे लिखना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए होता है। गुणनखंड है, गुणज बोल लो, बात है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा हम लोग को क्या है यहाँ पे, तो एक बार 15 है प्लस का, यहाँ पे 15 लिख लेंगे, और गुने में यहाँ पे क्या, एक बार माइनस का 15, एक बार माइनस का यहाँ पे 15 लिख लेंगे, बीटा बराबर। और यहाँ पे सी क्या है, तो सी यहाँ पे हम लोग को क्या है यहाँ पे, तो सी बराबर कहाँ रखे हैं भाई साहब, सी बराबर यहाँ है, देखिए माइनस का 15 है, माइनस का 15 यहाँ पे रख लेते हैं। और ए के स्थान पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 रख लिए। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 गुना 15 करेंगे, तो यहाँ पे 15 है प्लस का, एक बार यहाँ पे है माइनस का, यानी भाई साहब 15 और गुना 15 करेंगे हम लोग को यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा, 15 15 गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर है, यहाँ पे रूट अंडर प्लस का रूट अंडर जो गुना करने जाएंगे आपको सिंपल हम बताते हैं। यहाँ पे रूट अंडर है प्लस का और ये रूट अंडर है यहाँ पे आपका प्लस का, तो रूट अंडर 15 है, यहाँ भी रूट अंडर 15 है, तो क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में काट देते हैं। तो क्या हुआ, आपस में काट दिए ना, तो यहाँ पे माइनस था, माइनस आ गया, और 1 15 यहाँ पे क्या होगा, बाहर हो जाएगा। जैसे हम लोग रूट अंडर को हटाए या ना, रूट अंडर को हटाते हैं तो एक आपका जो 15 है बाहर हो जाता है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे रूट अंडर में है, ये भी रूट अंडर में है, तो दोनों को हम लोग गुना करते, 15 और 15 को गुना करेंगे तो कुछ आपका जो आएगा तो माइनस में आएगा, और उसका फिर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, वो तो रूट में अभी आपका फंसा रह जाएगा। जैसे कि 15 गुना 15 करेंगे, जो यहाँ पे आपका मान लीजिए कुछ आया, ये तो आपका रूट में ही फंसा रह गया। अब फिर इसका जैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ना, तो आपका 15 ही वर्गमूल निकल करके आया, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कटा दिए, इसको रूट अंडर कटा, 1 15 आपका बाहर निकल करके आ गया। और यहाँ पे माइनस कहाँ से आया, जैसे कि यहाँ पे माइनस था, अल्फा बराबर माइनस था, तो यहाँ पे अल्फा के स्थान पे माइनस था, तो माइनस को यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस 15 है और बटे में आपका यहाँ पे 1 है, तो हम लोग माइनस 15 में 1 से अगर हम लोग भाग देंगे ना, तो यहाँ भी आपका माइनस 15 ही आएगा। तो यहाँ आपका भी बराबर आ गया और यहाँ भी आपका दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि जो हम लोग इसको जांच किए, हम लोग जांच सक्सेसफुल हो गया। क्या हुआ, हम लोग जांच सक्सेसफुल हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे, मैथ और साइंस का धुआंधार तरीके से आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, और सारा मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आते हैं जो क्वेश्चन बैंक से आपके
रहता है, क्योंकि क्लास 10 में आपको रिपीटेड क्वेश्चन रहता है और यहीं से आपका पूछता है, तो वहीं से हम भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो कैसे नहीं लड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा भाई साहब। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरे अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, खुद के लिए नहीं आपके लिए करते हैं। आप तो एक लाइक कर सकते हैं भाई, आपसे हम कुछ पेमेंट नहीं मांग रहे, आपसे हम पैसा नहीं मांग रहे, आपको लाइक करने बोल रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए, उसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग रांची स्टाइल से सॉल्व कर लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों आपके साथ हम लेके हाजिर हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या फिर असंगत है। बोल रहा है कि इसको हम लोग को ज्ञात कीजिए, बोल रहा है कि इसको ज्ञात करके बताइए कि निम्नलिखित जो यहाँ पे युग्म है ये संगत है या फिर असंगत है। तो यहाँ पे किस रूप में हम लोग को बोला है, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए A1/A2 में बोला है सॉल्व करने। इसको हम लोग सबसे पहले A1/A2 में रख लेते हैं, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म को संगत है या फिर असंगत है। संगत किस कंडीशन में होता है या फिर असंगत, असंगत किस कंडीशन में होता है, असंगत किस कंडीशन में होता है, आपको पता होना काफी जरूरी है। तो संगत आपका किस कंडीशन में होगा, जब A1 बराबर A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, यानी कि हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे ए और ए बराबर होगा और ए बराबर नहीं होगा, आपको हम तभी बताएंगे ना, समझ में आ जाएगा कि A1 बराबर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। इस समय क्या होता है कि आपका प्रतिच्छेदी करती रेखा होता है। जैसे कि हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, तो ग्राफ में ये क्या होगा, आपका इधर से जाएगा और एक लाइन को इधर से आपका काट देगा ग्राफ में आपका, ये प्रतिच्छेदी करती रेखा। और दूसरा आपका यहाँ पे क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होता है आपका यहाँ पे C1/C2। इस समय क्या होता है, आपका असंगत हल होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिच्छेदी करती रेखा में क्या होता है, आपका संगत हल होता है, क्योंकि एक बार ये काट देता है। और इसमें आपका क्या होता है, असंगत हल होता है, क्योंकि ये एक बार भी नहीं काटता है। ये हो गया आपका। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C1/C2, यानी कि तीनों जिसमें बराबर होगा, ये आपका क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। आपका कहीं मिलेगा ही नहीं, एक जाएगा एक के ऊपर एक चला जाएगा, यानी कि इसका अनंत हल हो जाएगा, कोई हल नहीं है इसका। तो ये भी आपका क्या होगा, संगत होगा। और इस कंडीशन में भी आएगा तो संगत होगा। जब इस कंडीशन में आएगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तभी असंगत होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि असंगत किसमें होगा और संगत किसमें होगा। तो संगत क्या होगा, जिसमें तीनों बराबर होगा उसमें संगत, और जिसमें फर्स्ट वाला में बराबर नहीं होगा, जैसे कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, वो भी संगत होगा। सिर्फ असंगत किसमें होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2, बराबर नहीं होगा C1/C2, इसमें आपका असंगत होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि संगत है या फिर असंगत है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को बोला इस समीकरण को इस रूप में हम लोग को बनाना है। सबसे पहले A1 आपका यहाँ पे क्या 3 है और B1 यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे 2 है, C1 बराबर आपका यहाँ पे क्या है, आपका 5 है। ये आपका समीकरण 1 है भाई, ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से हम लोग उतारेंगे, सबका यहाँ पे 1 वाला आएगा। और समीकरण 2 आपका यहाँ पे है, तो समीकरण 2 से हम लोग यहाँ पे जैसे उतारेंगे तो सब आपका यहाँ पे 2 वाला आएगा, यानी कि A2 आएगा, B2 आएगा और यहाँ पे फिर आपका C2 आएगा। और ऊपर में जितना आया सब A1 वाला था, क्योंकि समीकरण 1 से हम लोग ले रहे थे, तो सब में आपका A1 B1 C1 का आया। और समीकरण 2 से जब लेंगे तो A2 B2 C2 आएगा। यहाँ तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इसको अच्छे से आपको याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं A1 बराबर A2, A1/A2 बराबर है B1/B2 या फिर नहीं है। तो A1/A2 हम लोग को बराबर में यहाँ पे क्या है, तो A1/A2 बराबर में हम लोग को यहाँ पे A1 क्या है 3 है और A2 बराबर यहाँ पे 2 है, इसको रख लिए। अब B1/B2 सॉल्व करेंगे हम लोग, तो B1/B2 क्या है, B1 यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे B2 देख सकते हैं माइनस का 3 है। तो हम लोग को यहीं पे नजर आ गया कि यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है। ये तो आपको बराबर दिख नहीं रहे, क्योंकि यहाँ भी अगर 3/2 आपका यहाँ पे आता तो दोनों बराबर होता, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 3/2 नहीं है, तो बराबर तो यहाँ ही आपको नहीं दिख रहा है। तो आगे बना के हम लोग को क्या फायदा, C1/C2 क्यों निकालना जाएगा, यही तो हम लोग को दिख गया कि दोनों बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर, यानी कि A1 बराबर B1
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो इस समय हम आपको क्या बताए थे कि प्रतिच्छेदी करती रेखा होता है। तो यह क्या होगा आपका, तो यह हल आपका यहाँ पे क्या निकल करके आएगा। अरे भाई इस तरह से काहे लिख रहे हैं, काहे अब बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, समीकरण तुलना कीजिए, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित का युग्म संगत है या फिर असंगत। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह क्या होगा आपका संगत हल होगा। आप बोलेंगे सर संगत हल होगा, तो संगत हल क्यों होगा, संगत हल इसलिए होगा क्योंकि यह प्रतिच्छेदी करती रेखा है। क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती रेखा, आपको हम समझाए थे, तो प्रतिच्छेदी करती रेखा इसलिए संगत होगा। बस यही बोला, तो कुछ नहीं था, ये आपका 3 नंबर में आता है, ज्यादा नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बचा आपका आखिरी क्वेश्चन, वो है 5वां क्वेश्चन। और इतना शानदार क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है क्यों, कितना बार आपका एग्जाम में पूछा रहा है, इस बार भी आ रहा है, तो उसको आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अब लेके आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5। तो बड़ा खुश लग रहे हैं आप लोग, क्या बात है, पढ़ने में मजा आ रहा है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। कुछ हो तो चाहे ना हो तो, लेकिन पढ़ने में हमारा पास जरूर मजा आई। तो अब आओ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या बोला गया है, कभी कभी आप लोग के साथ मजाक कर लेते हैं, आप लोग इसको सीरियसली मत ले लीजिएगा, गुस्सा मत जाइएगा। क्योंकि भाई देखिए, पढ़ाई करते करते मजा भी करना जरूरी है। क्योंकि पढ़ते रहिएगा तो बोर लगने लगेगा, और मजे के साथ पढ़िएगा ना तो 2 घंटा कब पार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले तो आप लोग के से यहाँ से हम भी गुजरे हैं भाई साहब, आज यहाँ पे आगे तो क्या हुआ, पहले तो हम भी स्टूडेंट ही थे ना। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को बोला है कि बाग की विमाएं ज्ञात करने बोला है। अब बताइए, आप लोग के सामने हम आ जाए और ऐसे करके, और बच्चों ये होगा ये कीजिए, ऐसे होगा वैसे होगा, तो मजा आएगा, कभी नहीं आएगा, देखने में भी मन नहीं लगेगा, आधा घंटा भी नहीं पढ़िएगा, लगेगा कितना पढ़ लिए, बोर लगेगा। और एक ऐसा टीचर होता है जो आता है खुशहाल मिजाज में आता है और मजे मजे में पढ़ा के चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है 2 घंटा कब पार हो जाता है। ऐसा बनना है और ऐसा रहना है कि तो आप लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा और क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा। तो आ रहा है ना सब कुछ समझ में, कमेंट में बताओ भाई सब आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे कि शायरी लेके आइए, मुझे शायरी भी आता है, एक से एक शायर आता है। आप लोग बोलेंगे तो सर शायरी भी कहिए, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो अगले वीडियो में लाएंगे ना, उसमें भी शायरी के साथ आएंगे। और मजाक इतना अच्छा शायरी है मेरे पास ना, आप लोग एक बार सुनेंगे ना तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब। कितना मजा आएगा मुझे भी पता नहीं है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए आपको शायरी चाहिए या फिर इसी तरह पढ़ाते रहें। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो 36 है, तो बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या है कि एक आयताकार बाघ है, तो हम लोग बोला कि बाघ है, तो बाघ कैसे है, एक आयताकार है, तो आयताकार बाघ है। ठीक, हम लोग यहाँ पे एक बाघ बना लिए, तो बाघ हम लोग यहाँ पे बना लिए। अब बोल रहा है कि जिसका लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। बोल रहा है इसका जो लंबाई है ना, इसका जो चौड़ाई है ना, इससे कितना है 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो हम लोग चौड़ाई मानेंगे ना उससे क्या होगा 4 अधिक होगा लंबाई। तो चौड़ाई हम लोग मान लीजिए, मान लेते हैं x, तो चौड़ाई हम लोग x मान लिए, तो यहाँ पे लंबाई आपका क्या होगा x + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या है आपका अधिक है। तो अर्ध परिमाप इसका क्या है 36 है। तो बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। बोला कि अर्ध परिमाप जो है ना, इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये आपका कितना है, तो 36 मीटर है। अर्ध परिमाप जो ये आपका क्षेत्रफल है ये 36 मीटर है। तो बोल रहा है बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इसका चौड़ाई है और लंबाई है ना, ये दोनों बोल रहा है ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, काफी आसान। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है आपको यहाँ पे हल, हमेशा की तरह हल, मतलब हल कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे क्या लिखना, माना आयताकार बाघ की क्या मानेंगे हम लोग, सबसे पहले तो चौड़ाई मानेंगे। चौड़ाई हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो x मानेंगे, x मान लिए। और इसका तो माने, फिर मान लेंगे यहाँ पे क्या, माना आयताकार बाकी, मानेंगे नहीं भाई, यहाँ पे तो हो जाएगा, तो लिख दीजिए ना, सेम हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे चौड़ाई माने x, तो इसका अधिक है कितना है 4 अधिक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आयताकार बाघ की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में 4 हो जाएगा, यही ना होगा x प्लस में 4। ये समझ में आया, डॉट डॉट दिए, यही सब है। मतलब यहाँ पे आयताकार लिखते, इसके बदले में डॉट दे दिए, यहाँ पे का की लिखते,
अरे भाई का की 2 बार काहे लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखते तो यहाँ भी डॉट दिए, बस सिंपल लिख दिए, शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं। एक्स आएगा, एक्स प्लस वाई क्या होगा, लंबाई हो। इसका अर्ध परिमाप हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, अर्ध परिमाप जो दिया है, तो अर्ध परिमाप हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो अर्ध परिमाप बराबर हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 36 मीटर। तो 36 मीटर यहाँ पे हम लोग रख लिए बस। अब यहाँ पे इसका आयत का अर्ध परिमाप हम लोग को दे रखा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध क्या, किसका अर्ध परिमाप दिया, बाघ का अर्ध परिमाप दिया है, किसका दिया हम लोग को, तो बाघ का अर्ध परिमाप दिया है, हाँ बाघ का दिया है अर्ध परिमाप। तो हम लोग यहाँ पे आयत का अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो बाघ का अर्ध परिमाप निकालने के लिए आयत का अर्ध परिमाप पता होगा तब तो निकलेगा भाई, पता नहीं होगा कहाँ से निकलेगा। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो आयत का अर्ध परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई और बटे में आपका 2 होता है आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे चौड़ाई और बटे में क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। आप सर बोलेंगे सर 2 कैसे आता है, तो आयत का परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप मतलब पूरा निकालते हैं हम लोग, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का हम लोग क्या निकाला, अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं, यानी कि इसका आधा निकाल रहे हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो होगा, उसका बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका आधा निकालना है। तो 2 से हम लोग कोई भी संख्या में देंगे तो उसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कोई भी संख्या में उसका आधा हो जाएगा, इसलिए उसको आधा करने के लिए 2 से भाग दे देते, बस सिंपल है। तो अगर आपको यहाँ पे आयत का अर्ध परिमाप पता चल गया तो आप बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट में आप बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, किसको किसको याद है देखते हैं, तो कमेंट में बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग को यहाँ पे आ गया, अब क्या करना, बस इसी में सबको फिट कर लेना। यहाँ पे जैसे 2 है, 2 रख देते, लंबाई हम लोग यहाँ पे क्या है x प्लस में यहाँ पे 4 है और प्लस में यहाँ पे चौड़ाई क्या है x है, x रख लेते हैं और बटे में यहाँ पे 2 है, 2 रख देते हैं। 2 से 2 तो सबसे पहले कहानी खत्म हो गया। तो आयत का अर्ध परिमाप हम लोग यहाँ पे देखिए दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे आपका 36 दे रखा है। तो आपको हम बड़े बड़े लैंग्वेज में लिखे, यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे हटेगा नहीं यार, यहाँ पे बता देते, इधर है ना जगह। तो यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप हम लोग यहाँ पे दे रखा था, क्या दे रखा था, तो 36 दे रखा, 36 लिख दिए और यहाँ पे 2 से 2 कटा दिए, क्योंकि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे 36 है और बराबर में क्या है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो प्लस का x और प्लस का x क्या होगा, प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस का इधर क्या आपका यहाँ पे 4 है, तो प्लस का यहाँ पे 4 लिख लेंगे। समझ में आया ना, यहाँ पे एक x था एक x, तो दोनों को जोड़ दिए, 2x हो गया और यहाँ पे 4 था 4, तो यहाँ आ गया। अब ये 2 का कहानी खत्म हो गया, कट गया वो। अब यहाँ पे 36 है, 36 रहने देते हैं, 4 यहाँ है ना प्लस का, बराबर का इस पट्टी ले आते हैं, माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर क्या आपका 2x है, 2x रहने। अब 36 में 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 32 बचेगा और इधर 2x है, 2x रहने। एक काम करते हैं, x बराबर निकालना है हम लोग को, इधर 32 तो है, बराबर का इस पट्टी 32 है, उस पट्टी भेज दिए। यहाँ पे गुना में आपका क्या था, 2x गुना में था ना, यहाँ पे 2x गुना में, इसको बराबर का उस पट्टी भेजेंगे, यहाँ बट्टी में आ जाएगा। अब इससे कटा दीजिए भाई, कितना बार में 32 कटेगा, 16 बार में कटेगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पे 16 क्या निकल करके आएगा, तो 16 यहाँ पे निकल करके आ गया। आयत का क्या चौड़ाई, जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई हम लोग को यहाँ पे 16 निकल करके आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, तो आयत का हम लोग को यहाँ पे निकालना है लंबाई। तो यहाँ पे अगर आयत का चौड़ाई हम लोग को 16 आ गया, तो आयत का लंबाई क्या है, इससे 4 अधिक है, तो 16 गुण प्लस में हम लोग यहाँ पे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो आयत का लंबाई हम लोग को 20 निकल करके आ गया और आयत का चौड़ाई हम लोग को 16 निकल करके आ गया। तो यही तो बोला था, कुछ भी नहीं था जान। और ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आया, बहुत सारा बच्चा बना भी नहीं पाते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार और बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तगड़ा रहेगा आपका। तो उम्मीद करता है ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और सारा क्वेश्चन आपको मजेदार तरीके से बताएं और ट्रिक के साथ भी बताएं और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा के भी बताएं। तो अगर आपको अच्छा लगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कंजूसी किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं करेंगे तो बाद में आप ही पछताएंगे, मेरा क्या। अगर मेरा इतना मेहनत किया और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।